मारो राजस्थान देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत में टॉप 10 महानगर। देश आज करगिल विजय दिवस की 22वीं सालगिरह मना रहा है। भारत के रणबांकुरों ने पाकिस्तान को जो करारी मात दी थी, उस इतिहास को आज याद करने का दिन है। कारगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और कहा कि कारगिल दिवस के मौके पर उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। उनकी बहादुरी हमें हर दिन प्रेरणा देती है। आज सावन का पहला सोमवार है। इस मौके पर शिवालय हर हर महादेव की जयकारे से गूंज रहे हैं। वहीं मंदिरों में भी कोरोना गाइडलाइन के तहत सामाजिक दूरी रखते हुए जलाभिषेक किया जा रहा है। कई राज्यों में आज से स्कूल भी खुल रहे हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, पंजाब में 10वीं और 12वीं के स्कूल खुल चुके हैं। अभी स्कूल में 50% छात्रों को ही आने की अनुमति रहेगी। ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेगी। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी है। आज से दिल्ली मेट्रो फुल सीटिंग कैपेसिटी से चलेगी। इसके अलावा सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को 50% क्षमता के साथ काम करने की छूट का भी ऐलान किया गया है। प्रदेश के 8 जिलों की 15 नगर पालिकाओं के 17 वार्डों के लिए मतदान आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। उपचुनाव में 43 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। 28 जुलाई को उपचुनाव की मतगणना होगी। राजस्थान हाईकोर्ट में आज रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई होगी। बीकानेर जिले में जमीन की खरीद फरोख्त में हुए घोटाले को लेकर ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को गिरफ्तार कर पूछताछ करने की हाईकोर्ट से एक प्रार्थना पत्र के जरिए अनुमति मांग रखी है। भारत ने पहला T20 अपने नाम कर लिया। श्रीलंका को 38 रनों से हराकर भारत ने वनडे के बाद T20 सीरीज की भी शानदार शुरुआत की है। मैच में भुवनेश्वर कुमार शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट अपने नाम किए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने यूएई में आयोजित होने वाले IPL के बाकी बचे मैचों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। 19 सितंबर को दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच से IPL के बाकी बचे सीजन की शुरुआत होगी। यूएई में 27 दिनों में कुल 31 मैच खेले जाएंगे। देश में कोरोना की रफ्तार में उतार चढ़ाव जारी है। पिछले 24 घंटे में 38,176 केस सामने आए हैं। इस दौरान 35,945 लोग ठीक हुए और 411 लोगों की मौत हुई। इस तरह एक्टिव केस में 2,112 की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई। और बड़ी खबर भरतपुर से। भरतपुर में नकली इंजन ऑयल फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। नकली इंजन ऑयल यहां बनाया जा रहा था, इसका भांडाफोड़। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। भरतपुर से पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में नकली तेल यहां से बरामद किया है। नकली ऑयल के 2 ड्रम जब्त किए हैं। रेड के दौरान कंपनी में अफरा तफरी मच गई। भरतपुर पुलिस ने नकली इंजन ऑयल बनाने की कंपनी पर छापा मारा है। थानाधिकारी ने डीएसओ और उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में सुभाष नगर में चल रही अवैध कंपनी पर दबिश दी, जहां से भारी मात्रा में ऑयल के पैक डिब्बे बरामद किए। पुलिस ने मौके से नकली ऑयल से भरे 2 ड्रमों को भी जब्त किया है। कार्रवाई को देखकर कंपनी में हड़कंप मच गया और लोग मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक कंपनी का माल हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में भी भेजा जाता था। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर पता लगाने में जुटी है कि आखिर इस नकली ऑयल के कारोबार के तार कहां से जुड़े हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर नकली इंजन ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़। आज पुलिस थाना कोतवाली से ये सूचना मिली थी कि सुभाष नगर में जगन्नाथपुरी में एक मकान में काफ़ी मात्रा में ल्यूब ऑयल और कैस्ट्रॉल के ल्यूब के भरे हुए डिब्बे बरामद हुए हैं। आप आपके मौके पर कार्रवाई करें। हम जब मौके पर गए थे तो वहाँ पर 2 ड्रम में ऑयल और कैस्ट्रॉल के जो डिब्बे थे 1 लीटर के, वो भरे हुए पाए गए थे। उस परिसर में किसी प्रकार का लाइसेंस वहाँ जारी नहीं था। दीपक पुरी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, किस तरह की कार्रवाई की गई, क्या जानकारी अब तक सामने आई? पूछताछ में कितने लंबे वक्त से ये नकली इंजन ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री यहाँ संचालित थी? देखिए सुमित, लंबे दौर से ये जो इंजन ऑयल की नकली जो फैक्ट्री है वो संचालित थी। सुभाष नगर में ये चल रही थी, लेकिन पुलिस को अब जो मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि यहाँ सुभाष नगर जो केले की फैक्ट्री के अंदर जो है नकली इंजन ऑयल बनाने का काला कारोबार चल रहा है, तो जो कोतवाली थाना अधिकारी उन्होंने स्थानीय जो प्रशासन है उसको अवगत कराया और प्रशासन के सहयोग से इस नकली
इंजन ऑयल के कारोबार का भांडाफोड़ किया और इस फैक्ट्री पर छापा मारने के दौरान जो है फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। मौके से जो लोग थे वो फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। भारी मात्रा में पुलिस ने वहां से कैस्ट्रॉल और 40 के जो इंजन ऑयल के लेवल हैं वो बरामद किए हैं, खाली डिब्बे भी बरामद किए हैं। पुलिस अब दोनों आरोपियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये कंपनी कब से संचालित थी और कितनी भारी मात्रा में यहाँ से जो इंजन ऑयल है वो सप्लाई किया जाता था। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और अन्य राज्यों में ये जो नकली ऑयल है इसे सप्लाई किया जाता था। तो ये कब से संचालित है ये जो काला कारोबार इंजन ऑयल का चल रहा था, इसमें अब पुलिस कड़ी पूछताछ कर रही है। एक आरोपी है वो छत्ता जिले के, उत्तर प्रदेश के छत्ता जिले का रहने वाला, और एक जो आरोपी है वो यहीं भरतपुर के लोकल रहने वाले हैं। दोनों आरोपियों से पुलिस कड़ी पूछताछ कर रही है। अब कार्रवाई जो चल जारी है उसके बाद, पूछताछ के बाद अब जो आगे का वो खुलासा है वो होगा कि आखिर ये काला कारोबार कब से चल रहा था और ये किस किस शय पर चल रहा था। ये सबसे बड़ी बात है कि आखिर इतने बड़े कारोबार की भनक पुलिस को नहीं लगी। इतनी बड़ी फैक्ट्री इंजन ऑयल की चल रही थी, किस किस शय पर ये चल रही थी। अब दोनों आरोपियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। तो आप बता रहे हैं एक आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है और इसका माल भी, इस फैक्ट्री का माल भी दूसरे राज्यों में सप्लाई होता था। अब क्या वहां की पुलिस से संपर्क किया जा रहा है आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए, साथ ही जहां ये माल सप्लाई होता था वहां पर किसी तरह की कार्रवाई के लिए? पुलिस द्वारा भी जो दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये माल किस किस कंपनी को दिया जाता था, कौन से जो डीलर है इस माल को खरीदते थे। अब जो डीलर है जो इस माल को खरीदते हैं उनसे भी कड़ी पूछताछ की जाएगी कि आखिर ये माल कहाँ कहाँ सप्लाई किया जाता है, कितने इसके डीलर बनाए गए थे, ये नकली ऑयल की जो कंपनी है इसमें कौन कौन लोग शामिल है, उन सबसे अब कड़ी पूछताछ की जाएगी। पुलिस का कहना है कि ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अब इसमें ये देखना होगा कि जो उत्तर प्रदेश का आरोपी है उसके जो थाना क्षेत्र है वहां भी सूचना कर दी गई है। वहां की पुलिस से भी अब लोकल पुलिस संपर्क बनाए हुए लगातार जो है इसमें जो और भी अन्य लोग जो शामिल हैं उन सभी का भांडाफोड़ जल्द ही किया जाएगा। जिसमें ठीक है, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। और राजसमंद से बड़ी खबर है, ट्रांसफार्मर से ऑयल चोरी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। 42 ट्रांसफार्मर से अब तक ये ऑयल चुरा चुके हैं। बिजली विभाग में ये दोनों काम करते थे, ठेकेदार का काम, बिजली विभाग में ठेकेदार थे ये दोनों, और अब इन्हें गिरफ्तार किया गया है। ट्रांसफार्मर से ऑयल चोरी करते थे, 42 ट्रांसफार्मर से अब तक ऑयल चुरा चुके हैं। बड़ी खबर राजसमंद से। नाथद्वारा पुलिस ने कार्रवाई की, बिजली ट्रांसफार्मर से ऑयल चोरी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से चोरी का ऑयल भी बरामद कर लिया। इन्होंने वारदात को अंजाम देना कबूल कर लिया है। अलकेश सनाढ्य मेरे सहयोगी राजसमंद से फोन लाइन पर जुड़ गए। अलकेश, मामला क्या है पूरा? अलकेश, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी हम। अलकेश, मामला क्या है पूरा? जी सुमित, मैं आपको बता दूं 20 जुलाई को नाथद्वारा क्षेत्र में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के जो कनिष्ठ अभियंता है अमित सिंह, उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि जो नाथद्वारा क्षेत्र है उसके 42 जो ट्रांसफार्मर जो लगे हुए हैं उनसे ऑयल चोरी हो गया है। इस रिपोर्ट पर नाथद्वारा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जो आसिंद भिलवाड़ा के रहने वाले बताए जा रहे हैं, और दोनों से पुलिस ने पूछताछ में दोनों ने 42 ट्रांसफार्मर से ऑयल चोरी करना कबूला है, जिनके कब्जे से चोरी का ऑयल भी बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है दोनों विद्युत विभाग में ही ठेकेदार थे। हाँ, तो ये बड़ी बात है कि ये दोनों जो कार्मिक है विद्युत विभाग में ठेकेदार थे। ये विद्युत विभाग की जो कार्य प्रणाली थी उससे भली भांति वाकिफ थे, और वही इसी प्रकार मौका देकर ये जो सुनसान जो इलाके में ट्रांसफार्मर लगे हुए थे उनकी विद्युत सप्लाई काट के वहां से ट्रांसफार्मर का ऑयल चुरा लेते थे, जो काफी बेशकीमती माना जाता है और काफी महत्वपूर्ण भी होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का ऑयल निकलने के बाद ट्रांसफार्मर से सप्लाई बंद हो जाती है। ऐसे में इन्होंने एक एक करके 42 ट्रांसफार्मर से ऑयल चुरा लिया था। अब सवाल विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली पर भी उठेगा, कितने लंबे समय से ये दोनों ठेकेदार यहाँ पर काम कर रहे थे और कब से इस तरह की घटनाओं को ये अंजाम दे रहे थे विद्युत विभाग की नाक के नीचे, और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती है? जी सुमित, मैं आपको बता दूं ये जो वारदातों को इन्होंने जो अंजाम दिया है, ट्रांसफार्मर ऑयल चोरी की वारदातों को अंजाम दिया, ये पिछले 4 से 5 माह की पुरानी भी वारदातें इसमें शामिल है, जिसमें ट्रांसफार्मर ऑयल की जो चोरी की वारदातें हुई थी, और ये लंबे समय से विद्युत विभाग में ही ठेकेदार के रूप में कार्य कर रहे थे। तो ये विद्युत विभाग की कार्य प्रणाली से वाकिफ थे और घर का जो भेदी थे, इसी वजह से इनके ऊपर शक करना भी विद्युत विभाग के लिए मुमकिन नहीं हो पाया।
और ऐसे में ये लगातार विद्युत विभाग के जो ठेकेदार के तौर पर कार्य करते हुए ठीक है, शुक्रिया अलकेश तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान हाईकोर्ट में आज रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई होगी। बीकानेर जिले में जमीन की खरीद फरोख्त में हुई गड़बड़ी को लेकर ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को गिरफ्तार कर पूछताछ करने की अनुमति मांग रखी है। इस पर सुनवाई लंबे अरसे से किसी न किसी कारण से टलती आ रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस मामले में हाईकोर्ट रॉबर्ट वाड्रा को गिरफ्तार कर पूछताछ करने की अनुमति देता है या नहीं। फिलहाल हाईकोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। कोर्ट अगर आज ईडी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लेता है तो रॉबर्ट वाड्रा की मुसीबत बढ़ जाएगी, क्योंकि ईडी वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी। इसके चलते राजनीतिक पार्टियों सहित देश के तमाम लोगों की नजर आज वाड्रा के मामले में सुनवाई पर टिकी है। जोधपुर से चंद्रशेखर मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, मामले की सुनवाई आज कितने बजे क्या रहने वाला है? नंबर पर जो है सूचीबद्ध किया गया। इसके लिहाज से अगर देखें तो करीब 12:30 के करीब जो है मामले की सुनवाई हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्काईलाइट प्राइवेट हॉस्पिटलिटी लिमिटेड और महेश नागर की जो विविध आपराधिक याचिका थी, इसके अंतर्गत पूर्व में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए वाड्रा सहित सभी आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी थी। लेकिन साथ ही आरोपियों को निर्देश दिए थे कि ईडी के समक्ष पेश होकर जो उसकी पूछताछ में सहयोग करे, जिसके बाद वाड्रा और उनकी मां मोरिन वाड्रा जो है जयपुर ईडी कार्यालय में पेश हुए थे। और अब लगातार लंबे समय से जो है इस मामले में पेशियां चलती आ रही है, जिसको लेकर ईडी की तरफ से एक अर्जी पेश की गई थी। इसमें कहा गया था कि वाड्रा जो है जांच में सहयोग नहीं कर रहे और इनको गिरफ्तार कर इनसे जो है पूछताछ करने की आवश्यकता है, जिसको लेकर ये लंबे समय से ये अर्जी लंबित थी। आज फिर जो मामला सूचीबद्ध हुआ है और आज ये माना जा रहा है कि आज इस मामले में कोई कुछ महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि आज कोर्ट का क्या रुख रहेगा, इसको लेकर जो है सबकी निगाह कोर्ट पर है कि आज कोर्ट इस अर्जी पर क्या आदेश देता है या क्या रुख रहता है। जी, बचाव पक्ष के वकील क्या कह रहे हैं? क्या रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें आज से बढ़ने वाली हैं या फिर कुछ राहत मिल सकती है जो ईडी ने याचिका लगाई है? देखिए, जो अर्जी ईडी ने पेश की है उसका लगातार जो है रॉबर्ट वाड्रा के अधिवक्ता कुलदीप माथुर और एक अन्य अधिवक्ता इसका विरोध करते आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमारा जो अभियुक्त है वो लगातार ईडी के बुलाने पर वहां पे पेश हुआ है और ईडी के हर सवालों का जवाब से उन्होंने सामना किया है और हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। ऐसे में गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो ईडी की तरफ से आरडी रखोगी और ठीक है। शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। देश में टीकाकरण को लेकर जागरूकता बढ़ाने के मकसद से शुरू की गई नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ पंजाब में अमृतसर जिले के गांव-गांव तक पहुंच रही है। इस मुहिम के तहत 5 गाड़ियां देश के उन 5 जिलों में पहुंची हैं जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जहां हमारी टीम टीकाकरण की अहमियत और फायदों के बारे में बता रही है। ये मुहिम उस राज्य के लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है जहां लोग आज भी टीका लगवाने से झिझक रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस से जंग में एक बहुत बड़ा अंतर लाने की कोशिश करती संजीवनी की गाड़ी, जो पंजाब के अमृतसर जिले में कोरोना वायरस और टीकाकरण को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है। संजीवनी की टीम 68 गांवों तक पहुंची और लोगों को समझाया कि इस जानलेवा वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण कितना जरूरी है। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ 18 ਵਾਲੇ ਇਸ 'ਚ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਊਗੀ, ਲੋਕ ਲਾਉਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਆ। ਬੜਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ज़्यादातर उनके मन में ये डर है कि टीका लगवाने के 2 महीने के बाद हम मर जाएंगे और ये सरकार की चाल है पॉपुलेशन कम करने के लिए। ये एक मिथ फैल गया है जो कि हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं कि मौत टीके की वजह से नहीं होती। टीकाकरण को लेकर डर और झिझक अमृतसर जिले की सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि पंजाब में कोरोना से मृत्यु दर 2.7% है, जो देश के किसी भी दूसरे राज्य से बहुत ज्यादा है। लेकिन अब जमीनी स्तर पर संजीवनी की टीम ये कोशिश कर रही है कि सभी भ्रम तोड़े जाएं और सही जानकारी के जरिए
लोगों के मन में बैठे डर को खत्म किया जाए। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ BSF 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, TV ਦੇਖਦੇ ਆ। ਵੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ही है, कोई फायदा ही है। हमें कई गांव से कॉल्स भी आते हैं कि आप दोबारा आएँ, आप जब आए थे हमारी डोजेस खत्म हो गई थी, और वो लोग भी कहते हैं आप हमारे घर पे विजिट करें, आप हमारे पास आएँ, हमें समझाएं, हमारे जो डर हैं, डाउट्स हैं वो ख़त्म करें, ताकि हमारे बड़े जो हैं वो भी टीका लगवाएं। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बताएंगे सावन में महादेव की कैसे करें आराधना। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर अलवर से। अलवर में ठग गिरोह का भांडाफोड़ किया है। ATM ठग गिरोह का खुलासा। गैंग के 3 बदमाश गिरफ्तार। NEB थाना पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई। आरोपियों के पास से 77 ATM जब्त किए हैं। ATM के अलावा कैश भी इनके पास से बरामद किया है। बड़ी खबर, बड़ी कार्रवाई। ठग गिरोह का भांडाफोड़। NEB थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की। आरोपियों के पास से 77 ATM जब्त किए और कैश भी बरामद किया है। अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर। श्रीमान SHO साहब, मैं स्पेशल टीम के पहुंचकर दस्तयाब किया। ये 3 लोग थे जिनके पास करीब 77 ATM व 10,000 रुपये नकद मिले हैं। जो जिस किसी व्यक्ति से ATM से पैसे नहीं निकलते हैं तो उनकी मदद करने के बहाने ATM बदल लेते हैं और ATM में गड़बड़ी करके उनके रुपये निकाल लेते हैं। अलवर से सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, ठग गिरोह का भांडाफोड़ क्या है, ये बताइए। क्या इस गिरोह के तमाम आरोपी गिरफ्त में आ चुके हैं या और इस गिरोह के तार कहां कहां जुड़े हुए थे, कितनी वारदातों को अब तक अंजाम दे चुके थे, क्या कुछ खुलासा हुआ है पूछताछ में? जी, अलवर जिले के मेवात इलाका है जो लगातार अलग अलग तरीके से ठगी करने के लिए दर्जनों गैंग इस इलाके में, अगर कहा जाए तो हजारों लोग इस गोरख धंधे में संलिप्त हैं। और ये जो लगातार ये अवैध कारोबार जिस तरीके से करते हैं, ATM से लूट, सोने के ठगी के नाम, ऑनलाइन ठगी के नाम में, और आजकल और भी नया ट्रेंड है, महिलाओं के जरिए अश्लील वीडियोग्राफ बना करके उसके बाद सेक्सटोरिज्म करके उनसे ठगी करने के अलग कुछ तरीके जो हैं वो मेवात में लगातार पनप रहे हैं और कई राज्यों में ये नेटवर्क फैला हुआ है। मेवात में हाल ही में दिल्ली के अलावा मुंबई, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से भी कई टीमें आई हैं और बदमाशों को यहाँ से पकड़ कर ले गई हैं। तो कहीं न कहीं बड़ा नेटवर्क मेवात में इस तरीके का फैला हुआ है जो पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन ये लोग जेल से बाहर आने के बाद फिर वापस से उसी धंधे में लग जाते हैं। ठीक है, शुक्रिया राजेंद्र। तमाम जानकारी के लिए अलवर से सहयोगी राजेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़े। ATM ठग गिरोह का खुलासा किया है। बड़ी खबर। टीवी स्क्रीन पर 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जो टीवी स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। NEB थाना पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। मरोधरा में रफ्तार का कहर देखने को मिला। 2 अलग अलग हादसों में कई लोग घायल हो गए। तस्वीरें आपको कुछ दिखा देते हैं। पहली तस्वीर कोटपुतली की है। यहाँ सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए। दूसरी तस्वीर भरतपुर की है। यहाँ सड़क हादसे में यहाँ भी 3 लोग घायल हुए। कोटपुतली की बात कर लेते हैं। पहले खबर कोटपुतली के विराटनगर इलाके से है, जहां जयपुर अलवर सड़क मार्ग पर अनियंत्रित होकर एक बाइक फिसल गई। इस सड़क हादसे में 3 बाइक सवार बुरी तरह से जख्मी हो गए। सूचना पर घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया। भरतपुर शहर में देर रात रफ्तार का कहर देखने को मिला। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने तेज रफ्तार से आ रहे 3 लोग स्पीड ब्रेकर से उछलकर गिर गए, जिन्हें आसपास मौजूद लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। काफी देर बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर मथुरा गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी दी। बता दें कि घायल तीनों युवक किसी कार्यक्रम से वापस घर लौट रहे थे। वहीं चिकित्सकों के मुताबिक तीनों युवकों ने ज्यादा शराब पी रखी थी।
जिससे नशे में कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने बने स्पीड ब्रेकर से तीनों उछल गए और बुलेट मोटरसाइकिल तीनों युवकों को काफी दूरी तक घसीट कर ले गई। फिलहाल तीनों का अस्पताल में इलाज जारी है। आपके द्वारा सूचना दी है, वो एक्सीडेंट हो गया, वहाँ से लेके आ गए हॉस्पिटल। कितने लोग घायल हैं? 3 लोग हैं। कितने बजे घटना लगभग? अभी की तो जस्ट घटना ही। टोंक जिले में बिजली कंपनी मानसून से पहले मेंटेनेंस पूरा नहीं कर पाई है। यही वजह है कि जिले में आए दिन करंट से जुड़े हादसे सामने आ रहे हैं। टोंक जिले में 486 फीडर हैं, जहां मेंटेनेंस का काम पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा जिले में हाई रिस्क का कार्य चल रहा है। जिले में 9,202 हाई रिस्क पॉइंट्स चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 7,817 पॉइंट्स का काम अटेंड कर लिया गया है, यानी 84% कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि बाकी बचे काम को 31 जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। टोंक शहर में निर्माण कार्यों के चलते बिजली के खुले तार हादसों का सबब बन सकते हैं। मौसम के पहले बिजली विभाग वाले मेंटेनेंस का कार्य पूरा नहीं कर पाते। इस कारण से ये जितने भी हादसे होते हैं उसी कारण से होते हैं। जो भी लापरवाही अधिकारी, इससे जुड़े हुए लापरवाही अधिकारी हैं, उनके साथ सख्त कार्रवाई करने की कोशिश करें। खबर सिरोही से है, जहां चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला स्वरूपगंज इलाके का है, जहां 2 चोर घर के बाहर खड़ी बाइक लेकर फरार हो गए। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे 2 चोर बाइक का लॉक खोलते हैं और बाइक को लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अब चोरों की तलाश में जुट गई है। सिर्फ होने से कुछ नहीं होता, होने का हक अदा करना पड़ता है। लेकिन भरतपुर संग्रहालय के अधीक्षक इस बात से सहमति नहीं रखते। तभी बेशकीमती सिक्के की चोरी के 12 दिन बाद भी सामने आकर सिक्कों के सवाल पर जवाब नहीं दे रहे। एक महीना बीत गया, लेकिन बेशकीमती सिक्के पर बड़ा सवाल अब भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि जिम्मेदार मौन धारण किए हुए हैं। जहां तक नजर वहां तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मजाल नहीं कि कोई परिंदा भी पर मार ले, कोई शातिर सेंध लगा ले, लेकिन जब जिम्मेदार ही लापरवाह हो जाएं, तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। भरतपुर संग्रहालय में भी ऐसा ही हुआ। 23 जून को बेशकीमती सिक्के की चोरी का पता चला। 13 जुलाई को मसरा गेट थाने में दर्ज हुआ केस के 12 दिन बाद भी सिक्के का नहीं लगा सुराग। जी हां, गुप्तकालीन सिक्के की चोरी पर जिम्मेदारों का मौन टूटने का नाम नहीं ले रहा। 12 दिन के बाद भी ना तो भरतपुर संग्रहालय के अधीक्षक कैमरे के सामने आ रहे हैं और न दूसरे जिम्मेदार जुबान खोल रहे हैं। सब ने गहरी चुप्पी साध रखी है, वो भी तब जब सिक्के के चोरी के बाद स्टोर कीपर को सस्पेंड कर दिया गया। मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार से होकर के कोई भी व्यक्ति गुजरता है तो उससे चेकिंग की जाती है। और जहां वो सिक्का रखा गया था, जिस लॉकर में वो सिक्का रखा गया था, उस लॉकर की 2 चाबियां थीं। एक जो कीपर थे, स्टोर कीपर, उनके पास थी और एक संग्रहालय अधीक्षक के पास। पब्लिक सिक्के की सच्चाई उजागर करने के लिए कराई जाने वाली जांच का स्टेटस जानना चाहती है, लेकिन जिम्मेदारों को जवाब देते नहीं बन रहा। ऐसे में ऐतिहासिक सिक्के की चोरी की जांच की विश्वसनीयता और मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। गिनती में वो सिक्का कम मिला था। उसके बाद में संग्रहालय जो अधीक्षक हैं, उनके द्वारा मामले को दबाने की कोशिश की गई थी। पहले उनके द्वारा सिक्के को ढूंढने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर बाद में जो है 13 जुलाई को मामला मथुरा गेट थाने में दर्ज कराया गया। तो ये कहीं ना कहीं जो संग्रहालय अधिकारी हैं, उन पर सवाल खड़े करना अब लाजमी हो रहा है। दीपक पुरी, न्यूज़ 18, भरतपुर। और आज की सबसे बड़ी खबर, अमेजन प्राइम डे पर पूरा देश कर रहा है भारी बचत। अमेजन प्राइम डे ऑफर है अब लाइव, देखिए एक झलक। Amazon Prime Day है अब लाइव। Buy great deals मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, लेटेस्ट अप्लायंसेस और डेली एसेंशियल्स पर।
तो अभी लॉग ऑन करें Amazon.in पर और अपनी शॉपिंग शुरू करें। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद सुरों का दमदार दंगल। Go, 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 go,